बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। यहाँ बात बयानिए की हो रही है, यहाँ बात ये हो रही है कि अगर वापस आई मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार के अंदर तो क्या लेकर आएगी। क्या रिफॉर्म का एजेंडा होगा या एहतसाब होगा उन लोगों का जिन्होंने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजा 2017 में। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मियां नवाज शरीफ की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक अरसे तक बड़ी तगड़ी जमात रही है, लेकिन अब आज ये 2017 का पाकिस्तान नहीं है। बहुत कुछ बदल चुका है पाकिस्तान के अंदर, अच्छे या बुरी वजूहात की बिना पर। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अब आने वाला इंतखाब और उसके अंदर बनाया गया बयानिया क्या होगा, अवाम के सामने क्या ले जाया जाएगा। क्या अवाम को दोबारा 2017 के हालात बताए जाएंगे? क्या ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तरक्की कितनी करवाई, तरक्की की शरह क्या थी, अच्छे काम क्या किए, या आज की महंगाई का तदारुक करने के लिए मुस्लिम लीग नून कुछ कर पाएगी? अभी तक एजेंडा क्लियर नहीं है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने, बदकिस्मती से अपना कोई भी टेन्योर पूरा ना कर पाए। वो ब्रेस कर रहे हैं या उनकी जमात ब्रेस कर रही है ख़ुद को एक दफ़ा दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए और मियां नवाज शरीफ को दोबारा यानी चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ बहुत बड़ा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब भी अवाम में इतनी ही मकबूल है? क्या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जो कि PDM हुकूमत की क़यादत करते रहे, जब इक़्तिदार छोड़ कर गए तो रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड तबाहकारी हमारे सामने है। पाकिस्तान के अवाम क्या ये तमाम बयानियाँ एक्सेप्ट करते हैं? क्या वाकई वो ये चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ आएँ और पहले उन लोगों का एहतसाब करें जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत डिसलॉज की थी, या पाकिस्तान के अवाम इसके अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते? उनका मसला ये है कि आज बताया गया है कि बिजली के नर्ख में 3 रुपये 28 पैसे इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान की मईशत एक तबाहाल हालत के अंदर है और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। और ये कोई एक नहीं करेगा, पूरे पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं बशमूल एस्टैब्लिशमेंट के, बशमूल फ़ौज के, ख़ुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, मुल्क के अंदर फिस्कल डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। क्या ये मुमकिन है या नहीं? जितनी बड़ी जमातें इस वक्त मौजूद हैं, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो के अताब का शिकार है, लेकिन अब भी मुल्क की बहुत बड़ी जमात है। क्या इन तमाम जमातों के पास वही बयानियाँ हैं जो कि अवाम को चाहिए? या सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि आज इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया क्या है, वो क्या चाहते हैं सियासी जमातों से, उनके जहन में है क्या, और क्या वो सियासी जमातों के इस बयानिए में या ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के इस बयानिए में कि एहतसाब का अमल बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए, वो भी इससे एग्री करते हैं, या उनका बयानिया ही कुछ और है? कुछ तल्ख हक़ाइक़ हैं, कुछ तल्ख बातें हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले खुर्शीद शाह साहब का वो क्लिप आपके सामने चला के बहरहाल शायद उसूली सियासत या असूलों के मुताबिकत तो नहीं रखता, लेकिन पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत मुताबिकत रखता है। और वो ये मशवरा खुद अपनी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दे रहे, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दे रहे हैं। बातें तल्ख हैं, लेकिन बातें हकीकत हैं और हमारे ही निज़ाम सियासत से रिलेट करती हैं, बदकिस्मती से हमारे मुल्क के निज़ाम इंसाफ से रिलेट करती हैं। तमाम तर सवालात मेरे जहन में मौजूद हैं, आपके जहनों में भी मौजूद हैं, और क्या ही अच्छा हो कि अगर हम इसके ऊपर एक बड़ी डिस्पैशनेट गुफ्तगू कर पाएँ। मुल्क के जो जय्यद सहाफ़ी हैं, बड़े सहाफ़ी हैं, उनसे बात की जाए। मेरे साथ मौजूद है मेरे उस्ताद जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुल्क की सियासत, मुल्क के हालात, मुल्क की तारीख को बनते बिगड़ते उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जनाब अबसार आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ा बेलाग तज्ज़िया करते हैं, कोई लगी लिपटी नहीं रखते। मेरे भरपूर इसरार के बावजूद आज हमें खुशनसीबी है हमारी कि आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया अबसार साहब आपका भी। सबसे पहले शामी साहब मैं आपके पास आना चाहूँगा। सर ये फरमाइएगा, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की सियासत और उनका तर्ज सियासत आपसे ढका छुपा नहीं है, आप उन्हें बखूबी जानते हैं, हम सबसे बेहतर जानते हैं। अब मियां नवाज शरीफ का फिर कहना और कल दोबारा दोहरा देना कि नहीं एहतसाब की बात तो होगी, और जिन लोगों ने ये किया और किसी खिलंडरे को ले आए हुकूमत के अंदर, वो कौमी मुजरिम भी हैं और उनसे बाज़पुरस होनी चाहिए। उन्होंने शख्सियात के नाम भी लिए, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद, पैनमा बेंच के अंदर जितने भी जज साहबान मौजूद थे, पहली दफ़ा उन्होंने नाम लिया एक सीनियर जज का जो कि अभी भी मौजूद हैं, जनाब इजाज़ुल हसन साहब, लेकिन कल नहीं लिया।
क्या आपको लगता है मुस्लिम लीग नून का वोटर आज भी इस बात से उसे फर्क पड़ता है कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी तो इन लोगों की वजह से गई थी, इन लोगों का एहतसाब ज़रूरी है, या आज के वोटर का मसला महंगी बिजली, बढ़ते हुए बिल, महंगाई ये है? शुक्रिया मुनीब फारूक साहब, आप माशाल्लाह एक बड़े कानूनदान भी हैं, आपकी नज़र भी मुल्की सियासत पर गहरी है, तारीख़ से भी आप वाकिफ़ हैं। देखिए, दिल तो ये चाहता है कि जो नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं उस पर अमल हो जाए और एक दफ़ा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन फिर दिमाग जो है वो इसका साथ नहीं देता। हम कब तक माजी में उलझे रहेंगे? आपको याद होगा याह्या खान के ज़माने में मुल्क दौलख्त हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको युज़रपर करार दे दिया, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए था और चलाया जा सकता था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की, इससे गुरेज किया। और परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उन पर जो मुकदमा कायम किया गया नवाज शरीफ साहब के दौर में, उसका क्या हशर हुआ, उसके नतीजे में क्या हुआ? अभी जो खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे कि उन्हें हस्पताल पहुंचा दिया गया जी, हमारी एजेंसियां, हमारे अदारे जो हैं खुलकर सामने आ गए जी, और फिर जब सजा हो गई तो तब एक फाजिल जज साहब ने पूरे मुकदमे की बसाती उलट दी। तो मेरा ये ख्याल है कि जो माजी का तजर्बा बताता है कि एहतसाब जो है वो आवाम के ज़रिए होना चाहिए, अदारा जाती इस्लाहात होनी चाहिए और फोकस करना चाहिए आवाम के आज के मसाइल पर और उनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए और कोई कौम को मुत्तहिद करने की बात करनी चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं कि जो नज़र देख रही है उससे खौफ आ रहा है, काश हम सब उसको देख सकें और उससे बचने का सामान कर सकें। बिल्कुल ठीक। अबसार साहब, शामी साहब ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया तो उन्होंने फरमाया दिल तो ये कहता है कि एक दफ़ा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन दिमाग कुछ और कहता है। आप का तज्जिया दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और आप अपने दिल से भी गुफ्तगू फरमाते हैं। ज़रा ये बताइए कि आपके नज़दीक मियां नवाज शरीफ की बात उसूली तौर पर मेरे दिल को भी लगती है, शामी साहब की तरह हर पाकिस्तानी के दिल को लगती है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी तस्हीह होनी चाहिए, अगर कोई जिम्मेवार है तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ये जुल्म ही है या सितम ज़रीफ़ी है किस्मत की कि माजी में मियां नवाज शरीफ आए, 2013 में जनरल मुशर्रफ के ट्रायल का मामला चला, उसके बाद जो हुआ वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अब क्या ये अलाउ मी टू से, क्या ये गलती मियां साहब को दोबारा करनी चाहिए कि आने से पहले ही एक नया महाज खोल दिया जाए जिससे तलखी और बढ़ जाए और बजाय इसके कि कुछ रफू हो मामला और बिगड़ जाए? एक शख्स इस मुल्क का आइन तोड़ता है और इस मुल्क को अमरीकियों के हवाले कर देता है, अमेरिका को अड्डे देता है, पाकिस्तान के लोगों को पकड़कर अमेरिका के हवाले करता है, उनके बदले में डॉलर लेता है, एक ऐसी जंग में पाकिस्तान को उलझाता है जिसमें 80,000 पाकिस्तानी और 7-8 हज़ार पाकिस्तान के फ़ौजी वो अब जहाँ बहक हो जाते हैं। कारगिल की एक ऐसी बेफ़ायदा जंग शुरू करता है जिसमें पाकिस्तान के 2000 बेहतरीन फ़ौजी जवान जहाँ बहक हो जाते हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान कश्मीर के मसले पे अपना मौक़िफ़ सारी ज़िंदगी के लिए खो पाता है। उस पे अगर कानून हरकत में आए तो वो गलती है। आज की जो नौजवान नस्ल है, 60% जिसकी आबादी है 35 साल से नीचे तक लोगों की, वो आपकी इस बात पे ठठा लगाएंगे, वो आपकी इस बात पे ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे जो हमारे अपने लोगों ने उनको सिखाई है कि हम और आप वो ज़ुबान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जब आप ये बात उन्हें कहेंगे कि जज और जर्नैल को तो इजाज़त दें, तो फिर आइन में तरमीम कर लें, एक फ़ैसला कर लें, आइन में तरमीम कर लें कि जज और जर्नैल स्याह करे सफ़ेद करे, मुल्क तोड़ दे, मुल्क पे कब्ज़ा कर ले, इस पे करप्शन करके अरबों रुपए की अपने घर चला जाए, इस मुल्क को बेच दे, अड्डे दे दे, उसको कानून आइन कुछ नहीं कहेगा। ख़त्म बात। क्यों नहीं करते हम ये? मुनाफिकत क्यों कर रहे हैं? साफ कहें। या
मतलब कि जी ये आइन का हिस्सा बनाएं बस, और जो इस मुल्क में सजाएं होंगी वो सिविलियंस के लिए होंगी। अगर उन्होंने ज़रा सी भी कोई सिग्नल भी ट्रैफिक का तोड़ा तो उनको सज़ा मिलेगी। तो फिर मेरा ख्याल है हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है, मैं परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमे की आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ, वो बार बार जिक्र हो रहा है ना, वो कोई गलती नहीं थी, बिल्कुल ठीक किया था, क्यों नहीं होना चाहिए था? या फिर लिख दें आइन में लिख दें कि आइन तोड़ने वाला जज और जर्नैल और चंद मीडिया मालिकान जो उसके पालतू होंगे उनको सब माफ़ है, ठीक है, हम मान लेते हैं, आगे चल पड़ते हैं। हुआ क्या था परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमे में? मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जनरल पाशा, जनरल ज़हीर और इफ्तिखार चौधरी की मिली भगत थी सारी। जिस दिन नवाज शरीफ ओथ लेके पहले दिन दफ्तर जाके बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, उस दिन आप अटॉर्नी जनरल मुनीर मलिक अभी ज़िंदा हैं, आप उनसे पूछ लें, वो पैगाम लेके आए इफ्तिखार चौधरी साहब का कि नवाज शरीफ परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुकदमा शुरू करें आर्टिकल 6 के तहत, जो हमारा फैसला है, वरना हम तो आईने अदालत में तलब कर लेंगे। आपको ये बात पता है? उन्होंने कहा नवाज शरीफ, बट मियां साहब ने तो आने से पहले, साहब गुजारिश है सर, मियां साहब ने तो आने से पहले जो गैर मुल्की एजेंसीज को इंटरव्यू दिया, न्यूज़ एजेंसीज को, उसमें तो उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को सजा भी होनी चाहिए, ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। और दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो पूरी जमात थी वो ये कहती रही कि हमें तो वोट ही इस चीज़ का मिला है कि जो गुनहगार है उन्हें सजा दी जाए। मैंने एक बात जब गलती की तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो आईनी तौर पर या कानूनी तौर पर कुछ गलत था। बात यह है कि क्या हम अगर मेरा, चलें आप इसको इस तरह कर लें, अगर मैं उसकी फ्लिप साइड आपके सामने रखूँ, वो बेहतर शायद आप मुझे रहनुमाई मेरी कर पाएंगे कि क्या अगर हम माजी की तमाम चीज़ों के अंदर उलझे रहे तो फिर पाकिस्तान की प्रोग्रेशन कहां से होगी? अगर मियां नवाज शरीफ ने पहले बहुत अच्छी डेवलपमेंट करवाई पाकिस्तान में, तो अब कैसे करवा पाएंगे अगर वही लड़ाइयां एस्टेब्लिशमेंट के साथ या किसी और के साथ मियां नवाज शरीफ लड़ते रहे? तो 2018 में नवाज शरीफ आए, सॉरी 2013 में उन्होंने क्या किया? आके उन्होंने किसी आर्मी चीफ को निकाला, उन्होंने किसी चीफ जस्टिस को निकाला, किसी DGISA को निकाला, उन्हें उनके खिलाफ पहले दिन से साजिश शुरू हो गई थी। और ये परवेज़ मुशर्रफ का मुकदमा, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था हम एक्शन लेंगे। मैं कह रहा हूँ ये उनको पुश किया गया कि फ़ौरन लें एक्शन, वो नहीं फ़ौरन एक्शन लेना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर प्रेशर डाला, इफ्तिखार चौधरी ने उन पर प्रेशर डाला। सच है, बोलना चाहिए, मेरा बहुत एहतराम का ताल्लुक है इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ, लेकिन ये सच है, ये हकीकत है, ये तारीख है पाकिस्तान की। और इसमें ज़हीर और पाशा की साजिश शामिल है, क्योंकि वो एक ऐसा बीज बोना चाह रहे थे शुरू में नवाज शरीफ के खिलाफ, जिसको बुनियाद बना के उन्होंने ताहिर कादरी और इमरान खान से सर मुझे थोड़ा सा वक्त दे पाएं। एक आखिरी फिक्रा, उन्होंने नई हुकूमत की टांगें हिलानी थी। सर वो बात बिल्कुल ठीक है, सर बिल्कुल बात आपकी ठीक है, बट मैं बसद एहतराम मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त तीसरी दफा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन रहे थे, कोई तिफले मकतब तो थे नहीं कि वो ल्योर हो गए आसानी से कि वो चल पड़े परवेज़ मुशर्रफ साहब का ट्रायल करने के लिए, जो कि आईनी तौर पर दुरुस्त बात है कि जिसने आइन तोड़ा उसके खिलाफ सजा भी होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मेरी कम अज़ कम अकल दानिश इस बात को मानने से मैं इनकार करता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को पुश किया गया और वो खामखाई चल पड़े। ये तो मियां साहब की खलवत में जलवत में आप सबको पता है, वो कहते थे हथकड़ियां सिर्फ सियासतदानों के लिए तो नहीं रह गई। मैं जरा शामी साहब के पास आऊंगा, आप सार साहब मैं फिर आपके पास दोबारा आता हूँ। शामी साहब ये फरमाइएगा, ये जो मरम रखने की सवाल कर लिया, छोटा सा जवाब तो देने देना सर। मैं आपने बात छोटा सा जी 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 प्लीज जी देखिए, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब को ल्योर नहीं किया गया, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उन्हें पुश किया गया कि जल्दी करें, और वो जानबूझ के किया गया क्योंकि उन्हें एक ऐसी जगह लाना था जहाँ ताहिर कादरी और इमरान खान का धरना लाया जा सके। आप पूरी बात मेरी समझने की कोशिश करें। दूसरी बात ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये फैसला कर लें, फिर ये सियासतदानों पे भी केसेस ख़त्म कर दें। क्यों? जब ये आप कह रहे हैं कि गलत ये चलना आगे नहीं बढ़ सकते, तो फिर सियासतदानों पे भी कर दें, सब पे ख़त्म कर दें, सब पे लकीर खींच दें आज। ठीक कि जिसने गलती की वो माफ़ी मांगे, कौम से तौबा करे कि मैं आइंदा नहीं करूँगा, गारंटीज दें, और फिर सबके खत्म करें। तो ये तीन कुव्वतों, सिर्फ जजों, जर्नलों और मीडिया टाइकून्स को माफी क्यों है? ठीक है, अच्छा सर, लेट मी आस्क शामी साहब ना। शामी साहब एक फरमाइएगा सर, एक तो मरम रखने की मिसालें दी अफसार साहब ने कि जिन्होंने रखा उनके साथ क्या हुआ तारीखी तौर पर। दूसरी बात ये सर, मैं दोबारा वहीं आता हूँ कि आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें, जो अब जिसकी रिपोर्टिंग अब यहाँ हुई है कि 9.5 करोड़ लोग, मतलब अगर देखा जाए पाकिस्तानी, तो वो सतह गुर्बत से नीचे चले गए, तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब का इजाफा हो चुका है। हमारी हालत मुआशी तौर पर बहुत बुरी है।
मुझे ये फरमाइएगा कि दिलो दिमाग की बात आपने भी कर दी, लेकिन फिर व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? मियां नवाज शरीफ को क्या करना चाहिए? यार साहब वाली बात के आइन में तरमीम कर दे कि इन लोगों का एहतसाब नहीं होगा। देखें, अफसार साहब जो कह रहे हैं असूली तौर पर तो गलत बात नहीं कह रहे, लेकिन उन्होंने एक बात ऐसी कही है जो उसमें खुद उनकी बात में एक तजाद पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को पुश किया गया इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ से कि वो जल्द कार्रवाई करें परवेज मुशर्रफ के खिलाफ। तो अगर हम ये बात दुरुस्त मान लें तो फिर इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब को जो पुश किया गया वो उलझ के रह गए, उनको उलझा दिया गया। और मैं भी ये अर्ज कर रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब अपने आप को उलझाएं ना, किसी को मौका ना दें उलझाने का। पहली तरजीह जो है, पहली तरजीह एक कौमी इत्तफाक राय होना चाहिए, मईशत की बहाली होनी चाहिए, पाकिस्तानी कौम को सुख का सांस लेने का मौका मिलना चाहिए। उसके बाद दूसरी तरजीह, तीसरी तरजीह, उसमें कोई आप जो चाहें एहतसाब की बात कर लें। आप मुझे खुद बताएं, हम एक आईन के तहत काम कर रहे हैं। एक ऐसा जज जो 1 साल के बाद चीफ जस्टिस बनने वाला है जी, उसका एहतसाब आप कैसे कर सकेंगे? जलसों में तकरीर करके, लोगों से वोट मांग के, या पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर करके? आप ये हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस का एहतसाब आप नहीं कर सकते। आईन आपको रोकता है। आप किसी फैसले की बुनियाद पर किसी जज के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं ला सकते, कानून आपको रोकता है। तो जो एहतसाब है वो कानून और आईन का दायरा जो है उसमें रहते हुए करना होगा कि हवा में तीर चलाने होंगे, कोई इधर लग जाए या उधर लग जाए। तो मेरी गुजारिश ये है, पहली तरजीह क्या है? जब आप आईसीयू में होते हैं उस वक्त आप मरीज को कोरमा नहीं खिलाते, बिरयानी नहीं खिलाते। बिरयानी बड़ी अच्छी चीज है, कोरमा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब सांस के लाले पड़े हुए हों उस वक्त ये अनवा अकसाम की चीजें जो हैं ये जहर बन जाती हैं। नरम खुराक आप फरमा रहे हैं, नरम खुराक दी जाए। नरम खुराक पहला काम पहले, दूसरा काम बाद में, जो दी जाती रही है उसका क्या इंतजाम हुआ? तो प्रायोरिटाइज तो करें ना। जी जी, कितनी बार नरम खुराक दें? आप एक तरफ तो आप देखें, एक तरफ तो आप एक्सटेंशन दे दें बाजवा साहब को, सारे मुत्तफिक होके, और उनको बैत कर लें। उसके बाद उनका एहतसाब कहां से शुरू होगा? एक्सटेंशन के बाद शुरू होगा या एक्सटेंशन से पहले शुरू होगा? भाई हमें जमीनी हकायक भी देखने चाहिए। ऐसा नहीं है, ये मोटरवे का सफर नहीं है। सियासत जो है भाई ये तो कच्चे पक्के रास्तों पर चलना है, झटके भी लगेंगे, निशेब फराज भी आएंगे। आपको गाड़ी को संभालना है, चलाना है, अच्छा, मंजिल तक पहुंचना है, ठीक, बिल्कुल आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। बिल्कुल ठीक। अफसार साहब आगे बढ़ना है सर, वो इतनी पक्की खुराकें ना खिलाएं। आप जो बात करें असूली तौर पर तो आप शामी साहब ने कहा, मैं किसी को खुराकें खिलाने जोगा कहाँ हूँ, लेकिन मैं शामी साहब की एक बात का पहले फटाफट जवाब दे दूँ। तजाद की बात की है उन्होंने, मेरा ख्याल है मेरी गलती है, मैं समझा नहीं पा सका। मैं फिर एक दफ़ा आराम से ये बात कर लेता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ताकि समझ आ जाए। नवाज शरीफ आर्टिकल 6 के तहत परवेज़ मुशर्रफ पे मुकदमा चलाना चाहते थे अपनी टाइमिंग के मुताबिक। हुकूमत में सेटल होने के बाद उनको पुश किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि साजिश में शामिल थी उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट भी कि हम आते ही हुकूमत को एक बम्बल भूसे में डालेंगे, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर जारी करेंगे। ठीक है, आप मेरी पूरी बात सुने। उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए नवाज शरीफ को वो प्रीमेच्योर केस शुरू करना पड़ा। अच्छा। ये वजह थी, वरना वो करते जरूर। दूसरी बात, आपने कहा कि वो जी नरम खुराक देनी चाहिए, हालात ठीक हो जाएंगे, तो फिर हालात ठीक हो गए थे ना 2017 में। 24वें नंबर पे थी पाकिस्तान की इकोनॉमी, आज 47वें नंबर पे है। जिस दिन दोबारा 24वें नंबर पे आई, एक ग्रुप ने और नए आ जाना है, क्योंकि हम उनको कुछ कर नहीं सकते, करना नहीं चाहते। हम ग्राउंड रियलिटी, ये 65
फीसद जो आबादी है ना इस मुल्क की, उनकी ग्राउंड रियलिटी जाके सुने, वो नहीं मानेगी ये सब कुछ, ना वो मानती हैं और ना वो मानेंगी। जितना डिले करेंगे अपना नुकसान करेंगे। और आखिरी बात, ये जो 2000 उसकी है कि मईशत बेहतर कर ले, पहले मईशत बेहतर ऐसे नहीं होगी। अच्छा। जब तक कि इंस्टेबिलिटी डाली जाती है, इंस्टेबिलिटी रहेगी तो मईशत ठीक नहीं होगी। बट एक बात अफसार साहब, मेरे में क्योंकि वक्त करना, मैं आपको और हमीद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू इस पे लेना चाह रहा हूँ। मुशर्रफ साहब ने तो आइन तोड़ा था, लेकिन यहाँ पर तो बाजवा साहब ने या जनरल फैज हमीद साहब ने बसद एहतराम को उस तरह मुल्क में मार्शल लॉ तो लगा नहीं, तो कैसा एहतसाब आपके ज़हन में क्या होगा? मियां नवाज शरीफ साहब क्या एहतसाब कराना चाह रहे हैं? साजिश की है 2017 में इन लोगों ने। असल केस ये है, ये तो आप कह रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ ने आइन तोड़ा था, इन्होंने तो खुद अपनी तकरीर में इकरार जुर्म किया है। जनरल बाजवा ने नहीं किया, नहीं किया, बिल्कुल किया है ना, बिल्कुल किया। वो काफ़ी नहीं है, वो उनके खिलाफ फर्द जुर्म नहीं है कि उनका हल्फ क्या था, उन्होंने जो काकूल अकेडमी से निकलते वक्त उठाया था और किया क्या। और जनरल फैज़ के बारे में मैं खुद स्टोरी लिख चुका हूँ, किस तरह अरबों रुपया लूटा उसने इस्लामाबाद शहर से, सिर्फ पूरे मुल्क से कितना लूटा उसके और उसके भाई ने, इसका तो हिसाब ही कोई नहीं है। और फिर साजिश हुई है, मैं साजिश का गवाह हूँ उसका, कि मेरे से क्या क्या प्रेशर जनरल फैज डालता था काम करवाने के लिए। बिल्कुल ठीक, गैर कानूनी जो नहीं किया मैंने। ठीक, अच्छा मैं टुवर्ड शामी साहब, अब ये मुस्लिम लीग नून ने वो बयानिए के ऊपर कमेटी बना दी है, वापस मियां नवाज शरीफ साहब ज़रूर 21 अक्टूबर फाइनल है डेट, जलसे वो साथ करने जा रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि अवाम में जब जाएंगे तो क्या जलसों में ये बात होगी कि हुकूमत क्यों निकाली, या आपको लगता है मुस्लिम लीग नून के पास कुछ रह ही नहीं गया सिवाय ये कि वो 2016-17 का बयानिया सामने ला के रखें कि मियाँ साहब को कैसे निकाला गया था? देखें, मेरी मुश्किल तो अफसार आलम साहब ने हल कर दी है। जब वो कहते हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब के पुश करने पर मियाँ साहब पब्बल पूसे में पड़ गए जी, अब भी मियाँ साहब को पब्बल पूसे में नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी ने कानून तोड़ा है, अगर किसी ने करप्शन की है, उसके शवाहद मौजूद है, उस पर आप कार्रवाई करें। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा वो कार्रवाई ना करें, कहां, लेकिन एक कार्रवाई है, तो यही कह रहे वो सियासी इल्जामात पर जी, नहीं वो बिल्कुल करें, लेकिन मेरी गुजारिश ये है पब्बल पूसे में ना डालें अपने आप को। ठीक, और देखिए इस वक्त अब रावी के पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है। अब नवाज शरीफ साहब को बड़ा चैलेंज दरपेश है इमरान खान साहब का जी, पीटीआई का। पीटीआई एक बड़ी ताकत के तौर पर आज भी मौजूद है सियासत में। ठीक, उससे मुकाबला करना चाहिए, मुस्लिम लीग नून को अपनी सफबंदी करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ठीक हो, लेकिन आप लोगों के मसाइल को एड्रेस करेंगे ना। ठीक हो, आज जो बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहे, आज जो आटा नहीं खरीद पा रहे, आज जिनको 2 वक्त की, आज आप खते गुर्बत से करोड़ों लोग नीचे चले गए हैं, गुर्बत में शदीद इजाफा हो गया, आज के मसाइल को एड्रेस करना होगा। सर बहुत शुक्रिया जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब का और जनाब साहब का। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम अपने मेहमानों से इजाज़त लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारा प्रोग्राम जारी है जी, हमारे साथ देखिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने बड़ी धुआंधार गुफ्तगू देखी जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब और जनाब अफसार आलम साहब के बीच। सियासी मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी है। एक जमात जो कि ख़ुद को इक़्तिदार के अब बहुत करीब समझ रही है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और एक जमात जो कि समझती है कि इक़्तिदार असल में उसी के पास होना चाहिए क्योंकि वो इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल और बड़ी जमात है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ये समझ रही है कि हम इक़्तिदार में वापस आ रहे हैं। लेकिन अपने मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले आप देख लीजिए कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त लंदन में है, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, उन्होंने क्या फरमाया अपनी हुकूमत, आने वाली हुकूमत के हवाले से। आप इंशाल्लाह इलेक्शनों में कामयाब भी होंगे, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ अल्लाह के फजलो करम से। मियां नवाज शरीफ फरमा रहे हैं कि मैं आपको लिख कर देता हूँ कि आप इलेक्शनों में कामयाब होंगे, अगली हुकूमत यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। हकीकी तौर पर क्या हो सकता है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और क्या एक जमात जिसे लेवल प्लेइंग फील्ड अब शायद मिल चुकी है, दूसरी कह रही है कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या शायद फील्ड से ही आउट किया जा रहा है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं अज़मा बुखारी साहबा, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब शोएब शाहीन साहब,
सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब आपका भी। अज़मा बुखारी साहब, सबसे पहले आपके पास ज़ाहिर बात है जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मरीम नवाज शरीफ करती नहीं, वो बार बार उसको दोहराती भी नहीं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद एक वाहिद जमात है, शायद नहीं बल्कि यकीनी तौर पर एक वाहिद जमात है जो ये नहीं कह रही कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड आपको कैसे मिली है? मुझसे आप ये सवाल करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, मैं कहूँगी नहीं, लेकिन उसका रोना हम नहीं मचाएंगे। इसलिए नहीं है कि मेरे जो कायद हैं जिनको अब क्या लीगल फर्टेनिटी और क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है वो अपीलों के फैसले और क्या खुद जो है बहुत सारे सबूत, अरशद जो मलिक है उसकी वीडियो, उसका इतराफ़ जुर्म और उसको हटा देना, उसके फैसले का कायम रहना, इन तमाम बातों के बावजूद जो है वो, और फिर अभी बदयाल साहब की रुखसती तक तो जो हमारा सांस बंद किया हुआ था, जो नाटका बंद था, अल्लाह का शुक्र है अब इस हवाले से पाकिस्तान की कौम और हम भी एक साय ऑफ रिलीफ रखते हैं कि अब जो चीजों से पाकिस्तान है वो इमरानदार नहीं है, वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमें वो जो है वो जो किरदार जिन्होंने पाकिस्तान को अच्छे खासे फलते फूलते पाकिस्तान को तबाही बर्बादी के दाने पर लाके खड़ा कर दिया, उन सब की कम अज कम माफी तो चाहिए, कम अज कम उनका इतराफ़ जुर्म तो चाहिए। और जो मॉनिटरिंग जज लगे हुए थे जो है वो मियां साहब के केस के ऊपर, वो आज भी धड़ल्ले के साथ बैठ के, आपको साकिब निसार का वो क्लिप याद होगा जिसके अंदर एजाजुल हसन साहब भी साथ बैठे, वो कह रहे हैं 4-5 एमपीए तो नहीं, बट वो जज साहब तो देखिए यहाँ उनके खिलाफ आप आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हो सकती है। मुझे तो जो पता है वो ये कि वो साल सवा साल के बाद मुल्क के चीफ जस्टिस होंगे और काफी अरसे तक रहेंगे, तो उनके खिलाफ आप उनसे क्या माफी मांग रहे हैं? या जो लोग चले गए एस्टेब्लिशमेंट में, आप क्या चाहते हैं आम माफी का ऐलान करें वो कि हमें माफ कर दिया जाए? कम से कम इतना तो होना चाहिए मुनीर, पाकिस्तान इतना तो डिजर्व करता है। जिस पाकिस्तान ने इनको इज्जत दी है, ठीक है, जिस पाकिस्तान के टैक्स पेयर के मनी के ऊपर जो है इनको लाखों रुपए की तनख्वाहें मिलती हैं और इनको बहुत सारी मुराहत मिलती है, मतलब आप माफी मांगना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम से? एक मिनट, एक माफी तो मांग ले, कम से कम की बात करिए। शोएब साहब फरमाइएगा सर, लेवल प्लेइंग फील्ड तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए तो मुझे अभी राज अफशा हुआ है कि उनको भी कुछ 1 दिन पहले, 10 दिन पहले मिला है, 7-8-10 दिन पहले। तो आपको तो आपके पास तो फिर रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड, मेरे ख्याल में आपका गया है को 8 दिन पहले, उनको मिला है 8 दिन पहले। साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक नवाज शरीफ साहब एडमिटेडली कन्विक्टेड भी हैं, एब्सकॉन्डर भी हैं, जिसका उर्दू तर्जमा अगर मैं भगोड़े और सज़ा याफ्ता करूँगा तो उसमें कोई कबाहत नहीं होगी। और दूसरी बात मुझे ये बता दें, आज आप उसकी वीडियो भी चला रहे हैं, उसकी गुफ्तगू भी पेश कर रहे हैं पूरे मीडिया में और कई अरसे से जारी हो सारी है, बिल्कुल। लेकिन इमरान खान ना उसकी आप तस्वीर चला सकते हैं, ना आप उसका नाम ले सकते हैं, ना उसके ऊपर आप कोई उसकी तकरीर या उसका कोई स्टेटमेंट जारी हो सकता है, ना उसके बारे में कोई उसका मीडिया में नाम आ सकता है। ये किसकी इजाजत बिल्कुल है? ये सर ये बिल्कुल आपको पता है इमरान खान साहब के दौर में मियां नवाज शरीफ की नहीं चलाई जा सकती थी, ये टिट फॉर टैट हो। नहीं, आज तो नवाज शरीफ का दौर नहीं है ना आज नवाज शरीफ का दौर है, ना आज इमरान खान का दौर है, आज तो केयर टेकर है ना, बिल्कुल, आज तो निगरान है, आज तो इलेक्शन का जमाना है, आज तो वो कन्विक्टेड थे और वो कन्विक्टेड हैं, वो एब्सकॉन्डर थे और हैं। आज इमरान खान ना कन्विक्टेड है ना एब्सकॉन्डर है, क्योंकि कन्विक्शन उसकी सस्पेंड हो गई है, अंडर ट्रायल प्रिजनर है वो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सेंटेंस उनकी सस्पेंड हुई है, कन्विक्शन तो स्टैंड करती है ना। कमाल बात है, मैं वही कह रहा हूँ ना, सस्पेंड होने के बाद तो अंडर ट्रायल प्रिजनर का लेवल आ गया ना। तो अब आप मुझे बताएं, उनकी तो नवाज शरीफ साहब की अगर सस्पेंशन हो गई है तो ठीक है, ये ऑन बेल, या उसकी एब्सकॉन्डेंस खत्म हो गई है फिर भी आप बता दें। लेकिन मुझे बताएं, यहां से लेवल प्लेइंग फील्ड का स्टार्ट आप कर लें। नंबर 1, ये जो 22-23 में जो आपने जुल्म और तबाही और बर्बरियत कायम की है, खा वो बुनियादी इंसानी हुकूक की मुअत्तली हो, खा वो महंगाई हो, खा वो बेरोज़गारी हो, खा वो कारखाने बंद हों, खा वो बिजली के बिल 16 रुपए यूनिट को उठा करके आप 60 रुपए पे ले गए हों, ये सारी चीज़ें तो मुझे बताएं, शहबाज शरीफ और उसके साथ 87 वज़ीर व मुशीर, जिसमें से 5 और 4 बाकी लोगों को 8-10 को निकाल के बाकी तो सारे इनके 75 वज़ीर मुशीर थे। ये किसके प्राइम मिनिस्टर थे? इंडिया के थे, इथोपिया के थे, किस मुल्क के थे? आपके नहीं थे? क्या आपके लोग नहीं थे? क्या आपने ये तबाही नहीं मचाई और इस मुल्क को जो कुछ दिया वो सब आपके सामने है। मुझे बता दें, आज भी
उस्मान डार गिरफ्तार हो गया जी, किस अदालत में पेश किया? मुझे बताएं, शेख रशीद गिरफ्तार हो गया, किस अदालत में आपने पेश किया? किसने गिरफ्तार? आपको ये पता है सर ये गिरफ्तार किसने किए हैं? सर ये तो दस दो, मुझे बताएं। ये गिरफ्तारी की बात वहां के सिंध के केयर टेकर होम मिनिस्टर ने बात की। ठीक है, उन्होंने कहा जी उनके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट था। अच्छा जी था, तो किधर गया, किस अदालत में पेश किया आपने? ठीक, तो कोई भी देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं आप वो बात कर रहे हैं कि जो जुल्म और बर्बरियत पिछले कई इनके फाशिस्ट हुकूमत के ज़माने से शुरू हुई, जो आज जारी और सारी है। मुझे फिर आप बता दें, वोट को इज्जत दो का नारे को आपने बेच के बूट को इज्जत दो का नारा जब उठाया, आप ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट और राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट उठा लें, इसका मतलब है कि आप पब्लिकली इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि धोखा देना, बेईमानी करना, झूठ बोलना आपकी सियासत का एक हिस्सा है और आप उसको सियासत की स्ट्रेटजी के तौर पर आप आगे अपने हदफ और अहदाफ हासिल करते हैं। अगर ये तर्ज अमल और ये तर्ज सियासत है और आज आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि आपने बाजवा की एक्सटेंशन की, आपने पिछले साल बाजवा की मदद से आपने ये गवर्नमेंट ली। शोएब साहब बात तल्ख हो जाती है, शोएब भाई बात तल्ख हो जाती है, अब बात तल्ख हो जाती है, लेकिन इमरान खान साहब बाजवा साहब को ता हुक्म सानी यानी फॉर लाइफ एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। तो वोट और बूट में टे की मुमासलत है, आखिर में आता टे ही है। तो मसला ये है कि फिर शायद हर कोई वहां पर खड़ा हो जाता है। एक बात बता, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं नए बयानिए के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये बड़ी जबरदस्त बहस हो रही है। एक मुख्तसर सा वक्फा, वापस आते हैं, इसको यहीं से शुरू करते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा, आप अब एहतसाब करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उधर बाजवा साहब को एक्सटेंशन भी दी और अब देखें इतनी बड़ी बात, वो कह रहे हैं वोट को नहीं, आप लोग बूट को इज्जत दे रहे हैं। क्या रह गया मुस्लिम लीग नून के पल्ले? आय हाय। देखिए, अब मेरा ख्याल है शोएब शाहीन साहब का पूरा भाषण मैंने बड़े हौसले से सुना है, वो भी सुन लेंगे, क्योंकि आज मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस सेंटेंस जो है बंदे उठाए जा रहे हैं तो वो परेशान हुई है या कन्विक्शन ही खत्म, वो कह रहे हैं कन्विक्शन ही खत्म होगी। उनको ये भी आज समझ में नहीं आ रहा। उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि दूसरों को जो है वो अलकाबाद से नवाज रहे हैं और इनका जो चेयरमैन है वो ज़कात खोर से लेकर मनी लॉन्ड्रर से लेकर मुल्क की जो खारजा पॉलिसी से खेलने से लेकर मुल्क में बगावत कराने की कोशिशों से लेकर कौन सा बड़ा जुर्म है जो उस आदमी ने नहीं किया हुआ। और अगर भगौड़े की बात करनी है तो कैलिफोर्निया का एक जो है वो अदालत से वो भगौड़े हैं। तो ये भी जरा ज़हन में रखिएगा, दूसरों में बात करने से पहले जरा ज़हन में रखिएगा कि आपको जवाब मिलेगा उसके अंदर। अब आ जाते हैं बूट के ऊपर। अल्लाह की शान ये है कि जो पैदावार ही बूट के हैं वो दूसरों को बूट के ताने दे रहे हैं। मुझे तो ये हैरत होती है, ये तो अल्लाह पाक का कोई अजाब ही है इस मुल्क के ऊपर कि वो जो हमें बताते थे कि बाजवा साहब अबू जान है, वो जो हमें बताते थे कि उनकी जो खसूसियात से भरी हुई तकरीरें वो फरमाया करते थे, वो जो है वो बताएंगे कि वो एक्सटेंशन की जहां तक बात है, एक्सटेंशन वजीर आजम ने जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू करा के दी थी। पहले तो उसने खुद ही दे दी, उसको समरी लिखनी नहीं आई, वो सुप्रीम कोर्ट पे चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा आपने समरी ठीक नहीं लिखी, पार्लियामेंट में खड़े होके दुरुस्त है। हम तो पहले उस वक्त जेर अताब थे ना मुनीब साहब, हम तो पहले जेर अताब थे। सारी पार्लियामेंट जो है, सारी जमातें तो ना देते ना वोट। आप कहते हैं जी हम अपना एहतजाज शो करेंगे। बात पूरी कर लेने दें। मैं हमारी पार्टी के अंदर दो उस वक्त मकतबा फिगर था और आज भी है, और मैं उस मकतबा फिगर से ताल्लुक रखती हूँ जो समझते थे कि ये गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब मेजॉरिटी ने यह फैसला किया कि ये होगा और ये ना होता तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन बात यह है कि ये 16 महीने का जवाब मुझसे लेंगे, पहले 3.5 महीने के साथ 3 साल का तो जवाब दे दे। 9 मई से पहले पूरा पाकिस्तान गवाह है, ये आदमी दनाता रहा। इसने पेट्रोल पंप भी फिकवाए, इसने जो है वो दहशतगर्द भी घरों में अपने बिठा के रखे, वहां पे नो गो एरिया इसने बना के रखा, इसको कोई हाथ नहीं लगा। फर्द जुर्म से बचने के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला करवाया, लोगों को इंसानी ढाल बना। अच्छा चले, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, ठीक है, आपने अपना जवाब दे दिया। अगर आप मुझे मैं ये कहना चाहता हूँ, ज़ियाउल हक की पैदावार कौन है? फिर पिछले साल की आप बात करते हैं तो 6.1 हमारी जीडीपी थी, आज आप माइनस पे ले आए हैं। $24 बिलियन के रिजर्व को आपने खत्म कर दिया। 12% से महंगाई आपने 50% कर दी, और आपने 16 रुपए बिजली के यूनिट को 60 रुपए तक ले गए। तो कौन कौन सी बात है जो आपके साथ कंपेरिजन नहीं करें? वक्त खत्म हो गया। मैं जनाब शोएब शाहीन साहब का और
मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगा। तल्ख बातें और तल्ख हक़ाइक़ आपके सामने आज के प्रोग्राम में हमने रखे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया।